नमस्कार दोस्तों, आप सभी देख रहे हैं डोर स्टेप एजुकेशन पॉइंट। उम्मीद है आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। सो दोस्तों, आज की जो हमारी क्लास है वो रीड इंग्लिश के प्रीवियस ईयर के कुछ आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे, जिसमें आपको इंग्लिश पेडागोजी और ग्रामर के कुछ जो क्वेश्चन होंगे उसको हम डिस्कस करेंगे। सो ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा जो क्लास है वो होने वाली है। सो इस क्लास को शुरू करने से पहले आप हमारे सेशन को जरूर लाइक करें और हमारे चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसको सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। अगर आप इस सेशन की पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप हमारा जो टेलीग्राम चैनल है, जिसका नाम भी डोर स्टेप एजुकेशन पॉइंट ही है, आप इसको डाउनलोड करने के बाद इसको ज्वाइन कर सकते हैं। जैसे कि आपके पास अगर टेलीग्राम एप्लीकेशन नहीं है तो आप प्ले स्टोर से जाकर इसको डाउनलोड करिए। वहां पर लॉगिन करने के बाद आप वहां पर सर्च कर सकते हैं डोर स्टेप एजुकेशन पॉइंट और उसको ज्वाइन कर सकते हैं और वहां से आप इस पीडीएफ को भी प्राप्त कर सकते हैं। आज का हमारा ये पहला प्रश्न है, इसको देख लेते हैं। जो आपका पहला प्रश्न है वो आपसे ये पूछ रहा है कि विच क्वेश्चन इज करेक्ट इन इट्स स्ट्रक्चर, कि आपको यहाँ पर कुछ सेंटेंसेस दिए हुए हैं। ठीक है, सेंटेंसेस मतलब कि ये सारे क्वेश्चन ही पूछे हुए हैं और यहाँ पर आपसे ये पूछा जा रहा है कि इसका जो स्ट्रक्चर है उसका सही है, किस सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर दिया हुआ है वो सही है। हम यहाँ पर सेंटेंसेस को पढ़ते हैं और उसको देखते हैं। वाई डिड शी राइट द लेटर, वाई डिड शी रोड द लेटर, वाई डिड शी रिटन द लेटर, वाई हैड शी रोड द लेटर। दोस्तों, आपको एक डिड की यहाँ पर बात आपको देखने को मिल रही होगी। यहाँ पर जो आपके बी, सी और डी है, ये ऑप्शन तो गलत है। क्यों? क्योंकि यहां पर जो डिड की जो यूज की हुई है ना, इन्होंने डिड के साथ कभी भी यहां पर जो अगर राइट को देखोगे तो इसकी जो वर्ब लगी होती है उसके साथ हमेशा ही वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म होती है वो लगाई होती है। बट अगर आप यहां पर वाई डिड शी रोड द लेटर, इसको यहां पर चेंज किया हुआ है। इस हिसाब से जो आपका ऑप्शन नंबर ए है वो तो हो जाएगा सही और बाकी के जो ऑप्शन हो जाएंगे वो हो जाएंगे गलत। आपका क्या आएगा आंसर सही कि वाई डिड शी राइट द लेटर। आपका ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है शी स्पीक्स इंग्लिश फ्लुएंटली, द करेक्ट पासिव फॉर्म ऑफ द सेंटेंस विल बी। आपको यह पूछा जा रहा है कि इसका पासिव फॉर्म बताएं आप। जो भी आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा है कि शी स्पीक्स इंग्लिश फ्लुएंटली। अगर आप देखेंगे तो ये जो सेंटेंसेज है, ठीक है, अभी हम पहले सेंटेंस को पढ़ लेते हैं। इंग्लिश इज बीइंग स्पोकन बाय हर फ्लुएंटली, इंग्लिश हैज बीन स्पोकन बाय हर फ्लुएंटली, इंग्लिश इज स्पोकन बाय हर फ्लुएंटली या फिर इंग्लिश वाज स्पोकन बाय हर फ्लुएंटली। यहां पर आपका सही जवाब कौन सा होगा? अगर हम यहां पर देखें शी स्पीक्स इंग्लिश फ्लुएंटली, यहां पर बात है प्रेजेंट की बात यहां पर करी जा रही है। अगर आप इस ऑप्शनों को देखेंगे, सभी ऑप्शन को देखेंगे, तो आपका जो ऑप्शन नंबर सी है यहां पर क्या बात कही जा रही है कि इंग्लिश इज स्पोकन बाय हर फ्लुएंटली। आपका जो सही जवाब होगा वो यही होगा। और बाकी के अगर ऑप्शन की बात करें, बाकी के यहां पर ऑप्शन हो जाएंगे गलत, क्योंकि यहां पर आ गया बीइंग स्पोकन, यहां पर आ गया बीन स्पोकन और यहां पर इंग्लिश वॉज। ठीक है, यहां पर अगर हम बात करें इस सेंटेंसेस की पासिव फॉर्म की, जब भी हम बात करते हैं तो यहां पर स्पीक्स की तो हमने फॉर्म यहां पर चेंज कर दी। ठीक है, स्पीक्स की अगर आप देखोगे तो यहां पर हमने इसको स्पोकन कर दिया। बट अगर आप इस सेंटेंस की बात करोगे तो सेंटेंस में हमने कोई चेंजेस नहीं करने हैं। अगर आप देखेंगे ध्यान से तो इसकी सेंटेंस की जो मीनिंग है, मतलब उसका जो टेंस है, उसको हमने यहां पर चेंज किया नहीं है, सिर्फ स्पीक्स की ही हम चेंज करते हैं। आपका जो सही जवाब होगा, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर सी है वो सही जवाब है। उम्मीद है आप समझ पा रहे होंगे मेरी बातों को। यहां पर आपका जवाब है वो है सी, सही जवाब। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला जो हमारा प्रश्न है उसको देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन्स द वर्ड बिगिनिंग विद द सेम कॉन्सोनेंट साउंड। अब आपको यह बताना है, आपको सबसे पहले यह समझना है कि जो चारों ऑप्शन दी गई हैं उसमें पूछा क्या गया है। वैसे आपको कॉन्सोनेंट और वोवेल्स तो आपको पता ही होंगे कि कॉन्सोनेंट्स जो होते हैं, जैसे कि ए, ई, आई, ओ, यू को छोड़कर जितने भी साउंड्स जो निकलते हैं, यहां पर जितने भी पहले वाले साउंड है, मतलब आप इतना समझ लीजिए कि जितने भी यहां पर जो सेंटेंसेस हैं इनके जो कॉन्सोनेंट साउंड्स हैं किसके सेम है, आपसे यह पूछा जा रहा है। ऑप्शन नंबर ए को देखें, बी को देखें, सी को देखें और यहां पर डी को देखें। वैसे ये अगर मैं आपको क्वेश्चन पढ़कर बताऊंगा तो आप बिल्कुल इसको सॉल्व कर देंगे। आप इसको कमेंट बॉक्स में जवाब दें, इसका कौन सा सही जवाब हो सकता है। यहां पर मैं आपको एक बार पढ़कर भी बता देता हूं। जैसे कि ऑप्शन नंबर ए है, ये है शिकागो कोरस। अगर आप शिकागो और कोरस को देखें तो क्या ये सही जवाब हो सकता है? चेरिश करिश्मा। ऑप्शन नंबर सी चाइना क्रोम। ऑप्शन नंबर डी चेक चेन। अगर हम इसका जो सही जवाब है वो कौन सा हो सकता है? अगर हम एलिमिनेट करने की बात करें, जैसे कि यह शिकागो, ये शी से शुरू हो रहा है, अरे कोरस है ना, ये क से शुरू हो रहा है, ये शिकागो है ना। अगर आप देखोगे तो इसके जो कॉन्सोनेंट साउंड है वो तो डिफरेंट है, ये गलत हो गया। अगर हम बात करें चेरिस और करिश्मा, ये भी के से शुरू हो रहा है, करिश्मा है ना, ये चरिश्मा तो है नहीं, ये करिश्मा है, करिश्मा के से शुरू हो रहा है और ये चेरिश।
ठीक है, ये CH से शुरू हो रहा है, सो ये भी, इसके भी कॉन्सोनेंट साउंड है वो सेम नहीं है। अगर हम बात करें ऑप्शन नंबर सी की, ये हो गया चाइना और ये हो गया क्रोम, ठीक है, ये भी क से शुरू हो रहा है और ये च से शुरू हो रहा है, तो ये भी ऑप्शन गलत है। अगर हम बात करें ऑप्शन नंबर डी की, तो यही आपका सही जवाब है। कैसे सही जवाब है, यहां पर लिखा है चेक, मतलब च से शुरू हो रहा है। अगर चेन की बात करें, ये भी च से शुरू हो रहा है, सो ऑप्शन नंबर डी आपका तो सही जवाब हो गया। सो चलते हैं इसी से हमारे अगले प्रश्न की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन द सेम वावल साउंड। अब आपसे ये पूछ रहा है, पहले तो कॉन्सोनेंट साउंड की बात करी थी, अब इन्होंने बात की है कि वावल साउंड की। हुक, ब्रुक, लक, कैट, बैट, मैट, विन, वी, सी, लीड, लीक, ब्रेक। अगर हम बात करें तो वावल साउंड सेम किसकी आ रही है, ये तो बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है। इसमें ये तो फ्री के नंबर है, लड्डू क्वेश्चन आप इसको कह सकते हैं। ऑप्शन नंबर अगर आप बी को देखें तो यहां पर कैट, बैट, मैट है ना, ये सेम सेम जैसे आपको लग रहे होंगे। अगर आप इसको डी को देखेंगे तो लीड, लीक, बट ब्रेक है ना, लीड लीक तो ठीक है, बट ब्रेक में आपको अलग साउंड दिख रही है। विन, वी, सी भी आपको ठीक लग रहा होगा, बट विन की जो साउंड है वो अलग है। हुक, ब्रुक, लक, हुक ब्रुक तो ठीक लग रहा होगा, बट आपको जो लक है वो थोड़ा सा डिफरेंट लग रहा होगा। सो इसी हिसाब से जो आपका ऑप्शन नंबर बी है वो आपका सही जवाब है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला जो प्रश्न है, चूज द करेक्ट फोनोटिक सिंबल फॉर द अंडरलाइन साउंड ऑफ द बॉय। ये बॉय की बात कही जा रही है। अब आपको ये भी समझना पड़ेगा कि जो फोनोटिक सिंबल होते हैं, जैसे अगर हम हिंदी पंजाबी में आपने देखा होगा कि उसमें भी हम ना साउंड पहले पहले पढ़ते होते हैं। सो ये सभी जो साउंड होते हैं, सो इसमें अगर हम बात करें, इसमें आपका कौन सा सही होगा, BOI, BOE, BOA, AE है AE, या फिर BOI, यहां पर दो बिंदी लगी हुई है। सो आपका जो सही जवाब है वो कौन सा बन जाएगा। अगर हम बात करें ऑप्शन नंबर बी की, ऑप्शन नंबर सी की, तो ये क्या बन गया, बे, ठीक है, ए की आवाज निकाल रहा है ये। सो ये बॉय और कहां पर ए की आवाज निकाल रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी तो गलत हो गया। मुझे पता है कि वैसे आपको ये वाली बात तो कम ही समझ लग रही होगी जो मैं अभी बता रहा हूं, इसके लिए हम किसी अगले दिन सेशन रखेंगे, बट आपका ये प्रीवियस ईयर में आया हुआ था तो मैंने सोचा ऐड कर लूं। सो यहां पर जो आपका वैसे सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर ए। क्यों सही जवाब है, क्योंकि यहां पर BOI अगर आप इसको पढ़ोगे बॉय बनेगा, ठीक है। अगर आप इसको डी को देखोगे तो आपका ये भी क्वेश्चन हो सकता है कि सर ये भी तो सही है, यहां पर बस 2 डॉट लगे हुए हैं। अगर यहां पर 2 डॉट लगे हुए हैं तो इसका मतलब ये है कि यहां पर आई की जो आवाज है उसको आप लंबा खींचोगे, बॉय, ठीक है, बॉय। अगर आप इसको ऑप्शन नंबर ए को देखोगे तो ये बॉय बन गया, बॉय। अगर आप डी को देखोगे तो बॉय, ठीक है ना। और यहां पर ऑप्शन नंबर बी में भी कुछ ऐसा ही है और यहां पर ए की आवाज आ रही है। सो आपका ऑप्शन नंबर ए है वो आपका सही जवाब है। इसी से हम अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है वो हमने वैसे पंजाबी पैडागोजी में भी ये वाला प्रश्न किया हुआ था। आपको मैंने ये कहा भी था कि ये जो प्रश्न है आपको, ये वैसे हमने वो वाला जो प्रश्न था वो हमने 2012 वाला किया था पंजाबी में। वो 2012 में ये सेम क्वेश्चन पंजाबी पैडागोजी में पूछा गया था। और ये देख लो आप, ये 2017 वाला जो प्रश्न है, जो 2017 में रीड की पैडागोजी में, रीड की इंग्लिश की पैडागोजी में ये प्रश्न पूछा गया है। अब देखते हैं आप इसका सही जवाब दे पाते हैं कि नहीं। व्हाट इज द प्रॉपर ऑर्डर ऑफ लैंग्वेज लर्निंग। आपको यह बताना है कि जब भी आप भाषा सीखते हैं, लैंग्वेज लर्निंग का जो प्रॉपर ऑर्डर होता है साइकोलॉजी में, आपको वो बताना है वो कौन सा सही है। लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग, रीडिंग, स्पीकिंग, राइटिंग, रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, लिसनिंग, स्पीकिंग, राइटिंग। सो आपका जो सही जवाब है वो आपको हमने पहले भी बताया था कि LSRW से आप याद रख सकते हैं, LSR से R एंड W। फिर यहां पर आप अगर देखोगे L से क्या बना, लिसनिंग। सो यहां पर ए ऑप्शन तो सही है। S से बना स्पीकिंग, ठीक है, R से बना रीडिंग और W से बना राइटिंग। सो सबसे पहले आप सुनते हैं, सुनने के बाद आप बोलना सीखते हैं, बोलने के बाद आप पढ़ना सीखते हैं, पढ़ने के बाद आप लिखना सीखते हैं। सो यह जो साइकोलॉजिकल ऑर्डर है, प्रॉपर ऑर्डर है लैंग्वेज लर्निंग का, आपका यही ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। डैश इज अप्लाइड इन ऑर्डर टू चूज अ पार्टिकुलर कोर्स फॉर अ पार्टिकुलर क्लास। अब आपसे यह पूछा जा रहा है कि आपको ना कोई पार्टिकुलर क्लास दी जा रही है। मान लीजिए कि आप यहां पर किसी भी क्लास को टीच करने जा रहे हैं, आपको यहां पर एक कोर्स है, पार्टिकुलर कोर्स है और कोई एक स्पेसिफिक क्लास दी गई है। तो आपको यह पूछा जा रहा है कि आप क्या अप्लाई करेंगे जो नीचे दी गई चीजें हैं। सबसे पहले तो बता रहा है कि द प्रिंसिपल ऑफ मोटिवेशन। ऑप्शन नंबर बी में बता रहा है कि प्रिंसिपल ऑफ कंक्रीटनेस। ऑप्शन नंबर सी में है प्रिंसिपल ऑफ प्रॉपर ऑर्डर, या फिर ऑप्शन नंबर डी प्रिंसिपल ऑफ सिलेक्शन। अब आपसे यह पूछा जा रहा है, अगर हम बात करें प्रिंसिपल ऑफ मोटिवेशन होता क्या है कि आप जो मोटिवेशन देते हो तो बच्चे में कितना फर्क देखने को मिलेगा कि अभिप्रेरणा शायद इसको कहते हैं हिंदी में। सो यहां पर मोटिवेशन के जो सिद्धांत है उसकी बात कही जा रही है कि आप किसको फॉलो करोगे, आपसे यह बताया पूछा जा रहा है। तो यहां पर आपका सही क्या हो सकता है। मोटिवेशन तो आपको पता है कि होता क्या है। अगर हम बात करें कंक्रीटनेस की कि कंक्रीटनेस क्या होता है,
अगर हम प्रिंसिपल ऑफ कंक्रीटनेस की बात करें तो यहाँ पर जब भी आप बच्चों को कुछ समझाओगे तो वहां पर जो भी आप डाटा उनको पेश करोगे ना, तो वो सारा सही होना चाहिए, वी टू द स्टिक, वी स्टिक जानकारी होनी चाहिए, सब सही होना चाहिए। तो प्रिंसिपल ऑफ कंक्रीटनेस में तो ये आ जाएगा। प्रिंसिपल ऑफ प्रॉपर ऑर्डर की बात करें तो यहाँ पर आपने जब भी कोई क्लास को पढ़ा रहे हो तो आप प्रॉपर ऑर्डर में पढ़ाओगे, तो यहाँ पर आपसे यही पूछा जा रहा है कि आप किसको अप्लाई करोगे, या फिर प्रिंसिपल ऑफ सिलेक्शन। तो आपका जो सही जवाब है वो है प्रिंसिपल ऑफ सिलेक्शन, क्योंकि अगर आप ऑप्शन नंबर ए और बी और सी की बात करो तो यहां पर कोई स्पेसिफिक नहीं होता, आप अपने हिसाब से कभी भी इनको यूज कर सकते हो। बट आप अगर किसी स्पेसिफिक क्लास को, वैसे ही अप्लाइड क्वेश्चन है दोस्तों पेडागोजी वाले, यहां पर अप्लाइड इज ऑर्डर टू चूज अ पार्टिकुलर कोर्स। सो आपको कोई पर्टिकुलर कोर्स और पार्टिकुलर क्लास दी जा रही है, तो आप क्या करेंगे कि मतलब ये कि ये अप्लाई किया गया है, यहां पर प्रिंसिपल ऑफ सिलेक्शन को अप्लाइड किया गया है, तभी क्या यहां पर अप्लाइड लिखा हुआ है ना कि प्रिंसिपल ऑफ सिलेक्शन इज अप्लाइड in order to choose a particular course for a particular class. So option number D is the right answer. ठीक है जी, अब चलते हैं अगले प्रश्न पर, जो हमारा आज का अगला प्रश्न है, which is the classical method of teaching English. अब आपको ये, आपने अगर बीएड करी होगी तो आपने ये जरूर ये बातें पढ़ी होंगी कि हमारे ना इंग्लिश पढ़ाने के कुछ मेथड यूज किए जाते हैं। ठीक है, उसमें आपको डायरेक्ट मेथड देखने को मिलता है, ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड देखने को मिलता है, ऑडियो लिंगुअल मेथड देखने को मिलता है, और उसमें साथ में ही एक बाइलिंगुअल मेथड भी देखने को है जी, वो मिलता है। अगर हम यहाँ पर बात करें कि आपका यहाँ पर कौन सा जो जवाब है वो सही होगा, सो यहाँ पर इन्होंने ये पूछा है कि क्लासिकल मेथड कौन सा है टीचिंग इंग्लिश का। ठीक है जी, सो यहाँ पर जो आपका क्लासिकल मेथड है वो कौन सा है, वो है ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड। ठीक है जी, ये काफी पुराना मेथड है, इसको यूज किया जाता है, टीचर इसको छोड़ते नहीं है। आप अगर आजकल भी देखोगे तो आजकल भी इसको काफी यूज किया जाता है। अगर हम बात करें ये डायरेक्ट मेथड क्या होता है, डायरेक्ट मेथड में आपको सीधा इंग्लिश में ही पढ़ाया जाएगा। अब अगर इंग्लिश की क्लास मिल गई आपको, ठीक है, अगर किसी आपके टीचर हैं वो आपको आपकी क्लास लगा रहे हैं, तो वो सीधा सीधा सब कुछ आपको इंग्लिश में ही समझाएंगे। बाइलिंगुअल में 2 भाषा का इस्तेमाल किया जाएगा। और यहाँ पर अगर हम बात करें जो क्लासिकल मेथड है टीचिंग इंग्लिश का, सो यहाँ पर आपका जो ऑप्शन नंबर बी है वो आपका बिल्कुल ही सही जवाब है। इसी के साथ चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला जो क्वेश्चन है कि आपसे ये पूछा जा रहा है कि जो बाइलिंगुअल मेथड है ये किसके द्वारा दिया गया था। ये भी स्टैटिक क्वेश्चन है, डॉक्टर वेस्ट के द्वारा, प्रोफेसर सी जे डॉडसन के द्वारा, या फिर प्रोफेसर एस हॉर्नबाय के द्वारा, हॉर्नबाय लिखा हुआ है, या फिर ऑप्शन नंबर डी प्रोफेसर जैस्पर्सन। सो आपका जो यहां पर सही जवाब है, जो बाइलिंगुअल मेथड है वो प्रोफेसर सी जे डॉडसन के द्वारा दिया गया है। ठीक है दोस्तों, सो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल ही सही जवाब है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। इन विच अप्रोच डज द टीचर इंट्रोड्यूस द न्यू वर्ड इंसिडेंटली इन द क्लास। इंसिडेंटली दोस्तों होता क्या है, इंसिडेंटली मतलब कि कुछ ऐसे सीन क्रिएट किए जाएं जहां पर वो जो नए वर्ड हैं वो बच्चा सीख पाए। इंसिडेंट्स तो आप समझ पाते हैं ना। ठीक है, अब देखते हैं कि क्या ये स्ट्रक्चरल अप्रोच है, मल्टीलिंगुअल अप्रोच है, सिचुएशनल अप्रोच है, या फिर मल्टीमीडिया अप्रोच है। तो देखते हैं इसका जवाब क्या हो सकता है। इसका जो सही जवाब है आप बताएं कौन सा हो सकता है। इंसिडेंटली में हम अक्सर सिचुएशनल अप्रोच की ही यूज करते हैं। सिचुएशनल अप्रोच और स्ट्रक्चरल अप्रोच होती क्या है इसके बारे में भी हम बात कर लेते हैं, क्वेश्चन में आ गया है तो अगर हम बात करें स्ट्रक्चरल अप्रोच क्या होती है। ठीक है, स्ट्रक्चरल अगर अप्रोच की बात करें तो यहां पर जब भी आप किसी बच्चे को पढ़ाते हो, बच्चे को पढ़ाते समय आप नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव इनको जब आप सीक्वेंस में लगाना आप सिखाते हो। ठीक है, जब आप सेंटेंस के स्ट्रक्चर को आप बनाना सिखा रहे हो, ठीक है दोस्तों, सो उसको तो कहते हैं हम स्ट्रक्चरल अप्रोच। अगर हम बात करें जो आपसे क्वेश्चन में पूछा गया था कि टीचर इंट्रोड्यूस द न्यू वर्ड इंसिडेंटली, इंसिडेंटली का क्या मतलब है। मान लीजिए कि क्लास में टीचर ने कहा, क्लास ने ना कि उन्होंने कहा कि भाई बॉटल उठाओ, बॉटल उठा के आप पानी पी सकते हो। ठीक है, तो अब बच्चा क्या करेगा, अभी वो पहले परमिशन लेगा टीचर से। सो कुछ इस तरह की जो सिचुएशन है वो क्रिएट की जाती है टीचर के द्वारा, जिससे जो नए नए वर्ड हैं वो जो बच्चा है वो सीख पाए। इसी को हम सिचुएशनल अप्रोच करते हैं, कहते हैं। ये आपने बीएड में भी पढ़ा होगा, जब आप पढ़ते हो तो उसमें आपको ये सारे मेथड अप्रोचेस बताई जाती हैं कि जिसके द्वारा आप बच्चों को पढ़ा सकते हो। सो आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जो हमारा अगला प्रश्न है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ राइटिंग एट एलिमेंट्री लेवल। अब आपसे यह पूछा जा रहा है कि आपका पर्पस क्या है राइटिंग एलिमेंट्री लेवल पर अगर आप लिख रहे हो। ठीक है दोस्तों, ये स्टूडेंट की बात कही जा रही है। सो यहां पर उसका पर्पस क्या है, डेवलपमेंट ऑफ मोटर स्किल। सो आपको एज अ टीचर के पर्सपेक्टिव से ये पूछा जा रहा है कि पर्पस क्या होगा। अगर मान लीजिए कि आप किसी पहली क्लास के बच्चों को लिखवा रहे हैं, तो आप क्यों लिखवा रहे हैं, क्या आप उनकी जो मोटर स्किल होती हैं उसको उनका डेवलपमेंट करवाना चाहते हैं। ठीक है दोस्तों, या फिर
आप कह सकते हैं कि डिस्क्रिमिनेशन ऑफ द वर्ड, या फिर टेकिंग नोट्स, या फिर इनिशिएटिंग कन्वर्सेशन। वैसे मुझे नहीं पता यहाँ पर डिस्क्रिमिनेशन ऑफ वर्ड्स क्यों लिखा हुआ है। अब देखते हैं कि इनिशिएटिंग कन्वर्सेशन मतलब कि बातचीत करने के लिए, नोट्स लिखवाने के लिए ऑप्शन नंबर सी में तो ऐसा लिखा हुआ है टेकिंग नोट्स। डिस्क्रिमिनेशन ऑफ द वर्ड्स, इसका दोस्तों ये तो है नहीं बिल्कुल भी। अगर हम बात करें डेवलपमेंट ऑफ मोटर स्किल्स, तो डेवलपमेंट ऑफ मोटर स्किल्स सिर्फ लिखने से ही क्या आप उसकी जो मोटर डेवलपमेंट है वो हो सकती है? बिल्कुल होगी, क्योंकि यहां पर मोटर स्किल तो यहां पर सिर्फ इन्होंने नाम का लिखा हुआ है। वैसे तो यहां पर आना था फाइन मोटर स्किल्स। तो आपका जो कायदे से जो आपका सही जवाब बनता है वो बनेगा ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि आप एलिमेंट्री लेवल पर जब भी आप बच्चों को एबीसीडी भी मान लीजिए आप लिखवा रहे हैं, अब उसका मेन मोटिव क्या है लिखवाने का, कि बच्चे का जो हाथ है वो, उसका जो कोऑर्डिनेशन है वो बनना शुरू हो जाए। ठीक है दोस्तों, सो ऑप्शन नंबर जो आपका ए है कि जो उसका मोटर स्किल है ना, मोटर स्किल मैंने आपको पहले बता दिया कि सिर्फ नाम का है, जो उसकी जो फाइन मोटर स्किल है। आपको ये भी पता होना चाहिए कि मोटर स्किल और फाइन मोटर स्किल में डिफरेंस क्या है। मोटर स्किल में जैसे कि आप जो बॉडी की जो मूवमेंट करते हो, आर्म्स की मूवमेंट कर रहे हो, ठीक है, हैंड्स की, बट अगर हम फाइन मोटर स्किल की बात करें तो आपके जो छोटे छोटे काम करते हो अपने हाथों से, जैसे कि आपने लिखना, ये जो लिखने वाला जो काम है ना, इसी को हम कहते हैं कि कोऑर्डिनेशन वगैरह बनवाने की जो बात है। इसीलिए जो आपका मेन पर्पस होता है एलिमेंट्री लेवल का, सो यही मेन पर्पस है। एज ए टीचर आप इसी पर ज्यादा है वो ध्यान देंगे। डेवलपमेंट ऑफ मोटर स्किल आपका सही जवाब है, बाकी के जो ऑप्शन है वो हो जाएंगे गलत। अब चलते हैं हमारे आज के अगले प्रश्न पर। अगला जो हमारा प्रश्न है, विच टेक्निक ऑफ रीडिंग इज यूज टू लुक फॉर अ स्पेसिफिक पीस ऑफ इंफॉर्मेशन? क्या ये लाइब्रेरी रीडिंग है, स्किमिंग है, ओरल रीडिंग है, या फिर स्कैनिंग है? एक बार मैं प्रश्न को आपको दोबारा से पढ़कर बताता हूं कि विच टेक्निक ऑफ रीडिंग इज यूज्ड, भी आप कौन सी तकनीक है यूज करोगे, किस चीज के लिए आप यूज करोगे? पढ़ने के लिए। अब अगर मान लीजिए कि आपको मैं कोई पैराग्राफ दे दूं, अब पैराग्राफ देने के बाद मैं आपको कहूं कि ठीक है भाई, आप ना इसमें से ये जो शब्द है आप ये ढूंढ कर दिखाइए आप, या फिर मुझे ना इस पैराग्राफ की डेट बताइए कि भाई इसमें ना कौन सी डेट मेंशन की गई है, या फिर मैं कह दूंगा कि भाई इसमें ना और क्या क्या बातें बताई तो नहीं गई, मतलब कि मुझे ना इसमें ये एड्रेस ढूंढना है, आप मुझे एड्रेस ढूंढ कर बताइए। तो ये कौन सी आप कह सकते हो कि रीडिंग है। अब रीडिंग की भी काफी सारी टाइप्स आ जाती हैं, उस सारी टाइप्स के बारे में तो हम डिस्कस करेंगे नहीं, जितनी यहां पर दी हुई हैं उनके बारे में हम जरूर बात कर लेंगे। क्या ये लाइब्रेरी रीडिंग है, क्या ये स्किमिंग है, या फिर ओरल रीडिंग है, या फिर स्कैनिंग है? अगर हम बात करें, जब भी हम किसी स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन को ढूंढते हैं तो उसको हम कहते हैं स्कैनिंग। ठीक है दोस्तों, उसको हम क्या कहेंगे? स्कैनिंग। अगर आप इसका सही जवाब बन गया ऑप्शन नंबर डी। स्किमिंग क्या होता है? मान लीजिए कि मैंने आपको कह दिया कि भाई आप ना इस पैराग्राफ में से सार निकालिए, ठीक है, अभी आप क्या करोगे, फिर सारा जल्दी जल्दी जैसे भी आप पढ़ोगे, अगर मैंने आपको बोल दिया कि भाई एक समरी टाइप ना आप इस पैसेज से निकाल कर बताइए मुझे, तो वो हो गया स्किमिंग। अब उम्मीद है आप ये वाली जो बात है वो समझ पा रहे होंगे। ठीक है, सो आपका जो ऑप्शन नंबर डी है वो बिल्कुल ही सही जवाब है। अब चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। अगला जो प्रश्न है, यहां पर आपसे ये पूछा जा रहा है कि व्हाट इज लुक एंड से मेथड ऑफ रीडिंग। सो आपने ये भी इंग्लिश पेडागोजी में जरूर पढ़ा होगा कि एक लुक एंड से मेथड का काफी जो इस्तेमाल है वो किया जाता है। सो इसको और क्या कहा जाता है? अल्फाबेटिक मेथड, फोनिक मेथड, वर्ड मेथड, या फिर सेंटेंस मेथड? वैसे दोस्तों मैं आपको वैसे बता देता हूं, लुक एंड से मेथड में ना कई बार ऐसा जो एक कार्ड्स नहीं होते, ठीक है, भी एक फ्लैश कार्ड वगैरह होते हैं, वो आप बच्चों को दिखाते हैं और आप बच्चा होता है वो उसको बोलता है, ठीक है, अभी उसकी फोटोग्राफ्स आपने उसको एप्पल दिखाया, तो लुक एंड से मतलब तो यही हुआ ना कि देखेगा फिर वो बोलेगा। तो इसको एक और नाम से भी जाना जाता है। वो कौन से नाम से जाना जाता है आपसे यही क्वेश्चन में पूछ रहा है। सो इसका जो सही जवाब है वो है वर्ड मेथड। ठीक है, अभी इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर सी। इसको वर्ड मेथड भी कहा जाता है, लुक एंड सी मेथड को, कि जब भी आपको कोई फोटोग्राफ, जब भी आप बच्चों को एक फ्लैश कार्ड वगैरह दिखा के आप जब भी उससे बुलवाने की कोशिश करते हो, सो उसको हम कहते हैं वर्ड मेथड, लुक एंड सी मेथड को। सो ऑप्शन नंबर आपका सी है वो सही जवाब है। इसी के साथ चलते हैं हमारे आज के अगले प्रश्न की तरफ। मेरे को लगता है एक क्वेश्चन हमारा स्किप हो गया है, चलो कोई बात नहीं, यहाँ पर क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 12 के बाद 13 होना चाहिए था, बट कोई बात नहीं। अब देखते हैं हमारा जो अगला प्रश्न है, डैश हैज द एडवांटेज ऑफ प्रोवाइडिंग अ फोकल पॉइंट ऑफ अटेंशन फॉर द होल क्लास एंड कैन बी यूज्ड फॉर अ वैरायटी ऑफ पर्पसेस। सो आपको यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है कि डैश ऐसी कौन सी बात है, डैश हैज द एडवांटेज, भी ऐसी कौन सी चीज है? क्या वो पिक्चर चार्ट है, फिल्म स्ट्रिप्स है, ब्लैक बोर्ड है, या फिर स्लाइड्स है, जिसकी मदद से आप एक फोकल पॉइंट होता है ना कि वो आप सभी बच्चों का, पूरी क्लास का जो ध्यान है वो आप केंद्रित कर सकते हो, और उसका जो इस्तेमाल है वो और काफी कामों के लिए भी किया जा सकता है। क्या वो पिक्चर चार्ट है, फिल्म स्ट्रिप्स है, स्लाइड्स है, या फिर ब्लैक बोर्ड है? सो दोस्तों सबसे पहले हम इसको एलिमिनेशन मेथड से इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं। सबसे देखते हैं कि क्या पिक्चर चार्ट हो सकता है। सो आपको लगता है कि पिक्चर चार्ट को आप
ठीक है, अभी आप मान सकते हैं कि भाई फोकल पॉइंट के लिए आप उसको एक बार इस्तेमाल कर लिया, बट उसके बाद क्या आप उसका वैरायटी ऑफ पर्पसेस के लिए आप इसको यूज कर सकते हो और सारे कामों के लिए भी आप इसको यूज कर सकते हो कि नहीं कर सकते? सो आप नहीं कर सकते। अगर आप फिल्म स्ट्रिप्स की बात करो या फिर स्लाइड्स की बात करो, सो इनके यूजेस जो हैं वो बहुत ही लिमिटेड है। अगर आप बात करें ब्लैक बोर्ड की, तो ब्लैक बोर्ड तो आपको पता है कि क्लास के फ्रंट पर होता है और आप उससे बहुत सारे जो काम है वो भी करवा सकते हो और यहाँ पर जितने भी बच्चे होंगे आप उनका ध्यान भी केंद्रित कर सकते हो। सो इस हिसाब से जो आपका ऑप्शन नंबर सी है वो आपका बिल्कुल ही सही जवाब है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब है। अब चलते हैं हमारा जो लास्ट प्रश्न है इसके बारे में देख लेते हैं। हमारा जो लास्ट प्रश्न है, विच इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड टेक्स्ट बुक। अब आपसे ये पूछा जा रहा है कि विच इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड टेक्स्ट बुक। अब देखते हैं इसका सही जवाब कौन सा है, कि आपसे ये पूछा जा रहा है कि जो एक किताब होती है उसका आपने बताना है कि उसका गुण नहीं है। क्या वो एडिक्वेट सब्जेक्ट मैटर है, क्या वो सूटेबल स्ट्रक्चर है, क्या वो सूटेबल वोकैबुलरी है, या फिर फ्रीक्वेंटली मिसस्पेल्ड वर्ड है। सो आपको ये बताना है। अगर हम बात करें कि जो एक अच्छी किताब होती है उसमें आपको सूटेबल स्ट्रक्चर तो बिल्कुल होना चाहिए, ऑप्शन नंबर बी भी इस हिसाब से सही है। अगर हम एडिक्वेट सब्जेक्ट मैटर की बात करें तो उसमें अच्छा मटेरियल भी आपको मिलना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी में बताया है कि सूटेबल जो वोकैबुलरी है वो भी उसमें अच्छी सी होनी चाहिए, जो आपके शब्दकोश है वो भी अच्छे से उसमें दिया होना चाहिए। अगर हम बात करें ऑप्शन नंबर डी की, तो यहां पर ये जो कहा गया है कि उसमें बहुत सारी गलतियां होनी चाहिए, बहुत सारे गलत शब्द होने चाहिए, तो ये जो आपका ऑप्शन है बिल्कुल गलत है। मतलब ये कि इस क्वेश्चन के हिसाब से जो आपका ऑप्शन नंबर डी है वो बिल्कुल ही सही जवाब है। सो इसी के साथ हम सेशन को करते हैं खत्म। वैसे दोस्तों एक क्वेश्चन इसमें मिसिंग है, मैं कोशिश करूंगा कि जब अगली बार क्लास आएगी उसमें 15 के बजाय 16 क्वेश्चन हो, क्योंकि यहां पर आपको 14 क्वेश्चन ही देखने को मिले थे। दोस्तों इस सेशन के पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए आप हमारा जो टेलीग्राम चैनल है उसको ज्वाइन कर सकते हो। और दोस्तों आपका रिस्पॉन्स कैसा रहता है इस वीडियो पर, फिर ही हम जो इंग्लिश पेडागोजी है इसको कंटिन्यू कर पाएंगे। ठीक है दोस्तों, अगर आपको पसंद आए तो ठीक है, अदरवाइज मैं इस सेशन को कंटिन्यू नहीं करूंगा। ठीक है दोस्तों, बाकी आप कमेंट करके आप जरूर हमें बताना अगर आपको मेरा पढ़ाया थोड़ा बहुत भी अगर समझ आया हो तो हम इस सेशन को कंटिन्यू कर लेंगे। जितने भी आपके प्रीवियस ईयर होंगे, लगभग 30-35 वीडियो बनेंगी जितने भी रीड के प्रीवियस ईयर होंगे। सो मैं कोशिश करूंगा अगर आप यहाँ पर इंटरेस्ट दिखाएंगे तो। ठीक है दोस्तों, फिर आप हमें कमेंट करके जरूर बताना। और दोस्तों इस सेशन की पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए आप हमारा जो टेलीग्राम चैनल है जिसका नाम है डोर स्टेप एजुकेशन पॉइंट, उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। सेशन पसंद आया हो तो आप इसको लाइक करने के बाद अपने दोस्तों को भी शेयर कर सकते हैं। और सेशन अगर हमारे चैनल पर नए हैं, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसको सब्सक्राइब भी जरूर से कर लें। सो आज के लिए इतना ही, कल से फिर हाजिर होंगे आपके सामने एक नई वीडियो लेकर। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल।